हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वतंत्र आईटीआई की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं एक प्राइमरी सेल के नया टॉपिक डेनियल सेल को। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं वोल्टेइक सेल और वोल्टेइक सेल किस प्रकार से बना है, उसका कार्यविधि, सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोगों के पास एक टॉपिक है जो है डेनियल सेल। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि डेनियल सेल किसने बनाया और कब बना। तो डेनियल सेल जो है वो प्रोफेसर डेनियल ने बनाया। एक प्रोफेसर का नाम डेनियल था और उन्होंने अपने प्रयोगशालाओं में प्रयोग के दौरान एक स्थिर विद्युत वाहक बल प्रवाह करने के लिए एक सेल का निर्माण किया था। क्या किया था? एक स्थिर विद्युत वाहक बल प्रवाह करने के लिए एक सेल का निर्माण किया, जिसे उसी के नाम पर स्थापित कर दिया गया। मतलब डेनियल नामक प्रोफेसर ने इसे बनाया था, इसलिए उस सेल का नाम क्या रख दिया गया? तो डेनियल सेल रख दिया गया। अब डेनियल सेल जो है वो कब बना? तो डेनियल सेल जो बना है वो है 1836 ईस्वी। आप ध्यान रखिएगा कि डेनियल सेल का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ है? 1836 ईस्वी में। किसने बनाया है? तो एक प्रोफेसर डेनियल नामक वैज्ञानिक ने बनाया है, जिसने अपने प्रयोगशालाओं में प्रयोग के दौरान क्या किया? स्थिर विद्युत वाहक बल प्रवाह करने के लिए एक सेल का निर्माण किया, जिसे डेनियल सेल नाम दिया गया, क्योंकि उसे डेनियल नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। तो आप तो जान चुके हैं कि डेनियल सेल कब बना और किसने बनाया। अब हम लोग जानेंगे कि डेनियल सेल की विशेषताएं क्या है, डेनियल सेल किस प्रकार से बनाया गया था। तो प्रोफेसर ने क्या किया कि डेनियल सेल को तैयार करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक कॉपर का जो होता है ना पात्र, बेलनाकार पात्र लिया। कॉपर का एक बेलनाकार पात्र लिया, मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से। कॉपर का एक बेलनाकार पात्र लिया और उसमें जो है उन्होंने कॉपर ऑक्साइड भर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया? इस पात्र में CuSO4 डाल दिया। उन्होंने इस पात्र में क्या डाला? CuSO4 डाला और डालने के उपरांत उन्होंने क्या किया? इसके बीचों बीच एक संरंध्र पात्र लिया। संरंध्र पात्र जब एक और लिया उन्होंने, तो उसके बीच उन्होंने क्या किया? इस प्रकार से मान लिया जाए एक संरंध्र पात्र लिया और इसके बीच में उन्होंने क्या किया? उस संरंध्र पात्र में उन्होंने क्या डाला? तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है ना, उन्होंने H2SO4 डाल दिया। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? H2SO4 डाला। ठीक है। अब अगर इस प्रकार से हम देखें कि यह CuSO4, जैसा कि इस पिक्चर पे आप क्लियर देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया? एक पात्र लिया, बेलनाकार का एक पात्र तैयार किया और उस पात्र पे क्या डाल दिया? CuSO4। ठीक है। इलेक्ट्रोड के रूप में उसने इसमें क्या प्रयोग किया था? CuSO4, कॉपर ऑक्साइड का। मतलब किसके रूप में? इलेक्ट्रोड के रूप में। जैसा कि आपको भी पता होगा कि प्रत्येक सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में हमें डालना होता है, चाहे हम H2SO4 डालें या CuSO4 डालें, जो भी डालना। तो इसमें आपके प्रोफेसर ने क्या किया कि CuSO4 डाला गया और जो कॉपर का पात्र बनाया गया उसे धन आयन माना जाने लगा। मतलब जो पात्र बना उसी का सिरा, उसको क्या बना दिया गया? धन सिरा। तो धन सिरा कॉपर का हो गया और अब उसे चाहिए एक ऋण सिरा। तो ऋण सिरा के लिए उसने एक जिंक का रॉड डाला। उसके बीचों बीच क्या डाला? उन्होंने एक जिंक का रॉड डाल दिया, जो कि आप पिक्चर में भली बात ही देख पाते होंगे कि यहाँ पर एक जिंक का रॉड डाला गया है। और जिंक का जो रॉड डाला वो कैथोड का कार्य करने लगा। वो कौन सा कार्य करने लगा? कैथोड का, मतलब निगेटिव का। आपको पता होगा कैथोड को ही हम लोग निगेटिव कहते हैं। मतलब इस डेनियल सेल में जो कैथोड का कार्य कर रहा था उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिंक रॉड कहते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डेनियल सेल में कैथोड के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? डेनियल सेल में कैथोड के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है? तो आप बेहिचक आंसर दीजिए कि उसका जो प्रयोग होता है वो किसका होता है?
जिंक का, या तो आप Zn लिख सकते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कैथोड के रूप में। यानी अगर कैथोड के रूप में जिंक का प्रयोग कर रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि माइनस के लिए, ऋणात्मक पोल के लिए किसका प्रयोग हो रहा है? तो जिंक का प्रयोग हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसी से यह भी बनता है कि डेनियल सेल में धन पोल के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? डेनियल सेल में धन पोल के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आप बेशक आंसर दीजिए, उसका क्या देंगे आप उसका आंसर? तो कॉपर। मतलब आप बोल सकते हैं कि डेनियल सेल में जो है वो धन प्लेट के रूप में कॉपर का प्रयोग करते हैं। मतलब किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी से होता है कि डेनियल सेल में एनोड किस पदार्थ का बनाया जाता है, यानी किस मेटल का बनाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं वहां पर भी इसका आंसर क्या होगा? कॉपर का, क्योंकि आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ कॉपर ही किसके लिए है? धन प्लेट के लिए, और ऋण प्लेट के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इस चीज को भली भांति देख पाए। अब इसको हम लोगों को जानना है कि यह कार्य फिर कैसा करता है। अगर एक कॉपर डाल दिया गया है और एक जिंक डाला गया है, तो इसका कार्य किस प्रकार से है? तो रासायनिक क्रियाएं इसकी क्या है? जब H2SO4 में क्रिया होती है, विद्युत अपघटन होती है, विद्युत प्रवाह की जाती है, तो H2SO4 जो है यह क्या होते हैं? अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं 2H+ SO4। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने आयनों में विभक्त होते हैं जब इसमें विद्युत धारा प्रवाह की जाती है। क्योंकि ये चीज को आपको डिटेल जानना है तो आप फर्स्ट वीडियो को जाकर के देखें। जब हम लोग सेल स्टार्ट किए थे उसी समय इसका हम लोग क्रियाबद्ध तरीके से इसको हम लोग हल भी किए थे। तो यहाँ पर हम उतना डिटेल से नहीं आएंगे, केवल हम लोग जाने कि जब इसमें H2SO4 में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो इसके जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो अपने आप में विभक्त होते हैं, जो इस प्रकार से निर्माण करते हैं H2+ SO4। और जब यह दोनों कैथोड और एनोड पर कार्य करते हैं, जब इसकी रासायनिक क्रियाएं किस पर होती है? कैथोड पर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैथोड पर इसका क्रिया कैसी होती है। अगर हम बात कर रहे हैं कैथोड पर, तो कैथोड आपका किसका है? तो जिंक का है, मतलब Zn प्लस H2SO4। और जब हम लोग इसको देखते हैं, जब क्या कहते हैं? जिंक यानी Zn और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक गंधक, यानी अगर गंधक दोनों का क्रिया होती है तो क्या बनाता है ये? तो यह जो बनाता है वो होता है ZnSO4, जिंक ऑक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन क्या करते हैं? मुक्त हो जाते हैं, H2 मुक्त होने लगते हैं। मतलब जैसे ही इससे हाइड्रोजन क्रिया करती है, यानी जिंक से H2SO4 इस सेल में क्रिया करती है, तो क्या बना लेते हैं? जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ठीक इसी प्रकार अगर एनोड की बात कर लिया जाए, अगर एनोड पर इसका क्रिया किया जाए तो देखा जाता है एनोड में क्या है? CuSO4। मतलब एनोड पर क्या है? CuSO4 प्लस H2। तो आप देखेंगे इसका जो निर्माण होता है वो हो जाता है H2SO4 प्लस C। कॉपर को अलग कर दिया जाता है, यानी जैसे ही कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है, यानी एनोड पर इस पर जैसे ही कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस जो यहाँ मुक्त हो रहा था वो क्रिया करती है, तो निर्माण यहाँ पर क्या कर लेते हैं? H2SO4 और कॉपर को मुक्त कर देते हैं, यानी मुक्त कर देते हैं किसको? कॉपर को। तो आप इसके क्रियाविधि को समझे कि एनोड पर क्या क्रिया होता है और कैथोड पर क्या क्रिया होती है। तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेनियल सेल की एनोड पर कौन सी क्रिया की जाती है और किस प्रकार से। तो आपको कुछ एग्जांपल इस प्रकार से भी मिलेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि Zn प्लस H2SO4 अगर जैसे ही क्रिया करेंगे डेनियल सेल के जिंक रॉड पर, तो जो निर्माण होगा वह क्या होगा? जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएंगे,
और जैसे ही एनोड पर कार्य करेंगे, मतलब एनोड पर क्या लगे हुए हैं, क्या हम डाले हैं वहां पर इलेक्ट्रोड के रूप में, तो इलेक्ट्रोड के रूप में हम यहाँ पर डाले हैं CuSO4 और CuSO4 के साथ जब यहाँ से ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएंगे वो जाकर के एनोड पर कार्य करेंगे और एनोड पर जैसे ही कार्य करेंगे वहां पर क्या बनाएगा फिर से वो H2SO4 हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग देखते हैं H2SO4 का निर्माण करता है और जो कॉपर है उसको मुक्त कर देता है। इस प्रकार से इसका हम लोग क्रियाविधि को समझे। अगला चीज हम लोगों को जानना है कि इसका आखिर आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि डेनियल सेल के आंतरिक प्रतिरोध क्या होते हैं, डेनियल सेल के आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। तो आप ध्यान दें कि डेनियल सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसका आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो 2 से 6 ओम तक होता है। आप ध्यान दें कि अगर डेनियल सेल से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आप डेनियल सेल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप डेनियल सेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसका आप आंसर दे पाएंगे, उसको हल कर पाएंगे। तो सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए आपको। तो आप फर्स्ट नंबर हम कई क्वेश्चन का आंसर बताए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम अभी आपको बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन होता है डेनियल सेल से ज्यादातर रिलेटेड वो रहता है कि डेनियल सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि डेनियल सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो 2 ओम से 6 ओम तक होता है। अब अगला क्वेश्चन इसी सेल से पूछा जाता है कि डेनियल सेल किस प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रवाह करते हैं। तो डेनियल सेल किस प्रकार के विद्युत वाहक बल प्रवाह करते हैं, तो इसका डेफिनेशन आप फिर से एक बार देखिए, वीडियो को पीछे करके आपको डेफिनेशन मिल जाएगा कि वो जो इसको बनाया था प्रोफेसर डेनियल ने प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान एक स्थिर विद्युत वाहक बल प्रदान करने वाले सेल का निर्माण किया था। मतलब ये किस प्रकार से विद्युत वाहक बल का प्रवाह करते हैं, तो स्थिर, कैसा, स्थिर विद्युत वाहक। मतलब डेनियल सेल का जो निर्माण किया गया है किस प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रवाह करने के लिए, मतलब स्थिर विद्युत वाहक बल प्रवाह करने के लिए डेनियल नामक प्रोफेसर ने 1836 ईस्वी में इस सेल का निर्माण किया था। तो कई क्वेश्चन आपको इस सेल से मिल गया। और एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल मान होता है वो कितनी होती है। तो डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल का मान होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। कितनी होती है, 1.1 वोल्ट। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब डेनियल सेल हम लोग निर्माण करते हैं, बेशक इसका वोल्टेज कम है, केवल 1 वोल्ट है, परंतु यह एक प्रकार का स्थिर विद्युत वाहक बल प्रदान करते हैं, इसलिए लैब आदि में इसका प्रयोग उच्च स्तर पर किया जाता है। तो इसका प्रयोग भी हम बताएं, इसका प्रयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है, तो लैब आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशालाओं में इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है, क्योंकि इस सेल के द्वारा एक स्थिर विद्युत वाहक बल की प्रवाह की जा सकती है। तो आज हम लोग जाने डेनियल सेल को कब बना है, डेनियल सेल कब बना है और किसने बनाया, इससे का कई रिलेशन को जाने और इसको डिटेल से जाने। इसका आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और इसका विद्युत वाहक बल क्षमता क्या है, मतलब ये कितना प्रवाह कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग भली भांति इसको समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।